नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में मौर्य साम्राज्य को पढ़ा और मौर्य साम्राज्य के हमारे 4 वीडियो आए, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य व बिंदुसार को पढ़ा, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने अशोक को पढ़ा, तीसरे वीडियो में हम लोगों ने मौर्य कालीन कला को पढ़ा और चौथे वीडियो में हम लोगों ने मौर्य कालीन व्यवस्था को पढ़ा, जिसमें सामाजिक, प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्थाएं शामिल थी दोस्तों। तो मैंने दोस्तों आपको पिछली क्लास में बताया, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्ति की हत्या कर दी जाती है सेनापति पुष्पमित्र शुंग के द्वारा और एक नवीन वंश का उदय होता है जिसका नाम था शुंग वंश। अगर शुंग वंश को देखा जाए तो शुंग वंश मुख्यतः ब्राह्मण थे। शुंग वंश के बाद में कर्ण वंश आया व सुदूर दक्षिण में आंध्र सातवाहन साम्राज्य, इसके अलावा वाकाटक वंश व चेदी वंश, ये सब के सब ब्राह्मण थे। इसीलिए मौर्योत्तर काल में जो देशी साम्राज्य थे या देशी वंश थे, इन्हें ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिंद यवन या इंडो ग्रीक, दूसरा देखा जाए तो शकों का आक्रमण, अगर तीसरा हम लोग देखें तो ये है पहलव का आक्रमण और चौथा आक्रमण अगर देखा जाए तो ये है भारत पर कुषाण वंश का आक्रमण दोस्तों। तो हेडिंग डालते हैं आज हम लोग मौर्योत्तर काल। तो सम्राट अशोक के बाद में दोस्तों कोई भी ऐसा सम्राट नहीं हुआ मौर्य वंश का जो कि पूरी की पूरी केंद्रीय सत्ता को एक साथ जोड़ करके रख पाता। और अशोक की कलिंग का युद्ध, जिसके बाद उसने धम्म की नीति को अपनाया और युद्ध न करने की घोषणा कर दी और युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। अशोक की इस नीति ने कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के विघटन में बहुत बड़ा रोल अदा किया और मौर्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, शिथिल हो गई। और जो मौर्य शासक थे ये भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अपने पिता की तरीके या बाबा की तरीके से या पूर्वजों की भांति शक्तिशाली नहीं थे या जो साम्राज्य को पूरी तरीके से एकजुट करके रख पाते, जिस कारण धीरे धीरे इस साम्राज्य का विघटन हो गया। और विघटन के फलस्वरूप अगर देखा जाए तो पश्चिमोत्तर भारत में तक्षशिला के आसपास कुछ दूसरे विदेशियों का आक्रमण हुआ और इन्होंने इसको अपने अधिकार में ले लिया। व भारत में भी कुछ नवीन वंशों ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया दोस्तों। और अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्ति की भी हत्या कर दी गई सेनापति पुष्पमित्र शुंग के द्वारा। तो अगर मौर्योत्तर काल को देखा जाए दोस्तों तो इसमें हमें 2 प्रकार के राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है या 2 प्रकार के कह सकते हैं हमें यहाँ पे वंशों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहला अगर देखा जाए तो ये है हमारे देशी साम्राज्य। और दोस्तों अगर इन्हें नया नाम देखा जाए या दूसरा नाम देखा जाए तो इन्हें ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर दूसरे हम लोग दोस्तों देखें तो ये है हमारे विदेशी साम्राज्य या लिख सकते हैं दोस्तों विदेशी आक्रमण, जो कि मौर्योत्तर काल में भारत पर होते हैं दोस्तों। अगर देशी साम्राज्य को देखा जाए तो इसमें पहला है हमारा शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्पमित्र शुंग के द्वारा की गई। अगर दूसरा देखा जाए तो ये है हमारा कर्ण वंश। अगर तीसरा देखा जाए तो ये है हमारा सातवाहन साम्राज्य। चौथा देखा जाए तो ये है हमारा वाकाटक वंश और पांचवा व अंतिम देखा जाए तो ये है हमारा चेदी वंश। अशोक की मृत्यु के बाद में जो कलिंग था इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और कलिंग में ही किसकी स्थापना हो गई, चेदी वंश की स्थापना हुई, जिसका सबसे शक्तिशाली व सबसे महान शासक खारवेल था, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मौर्योत्तर काल में भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए दोस्तों, इसमें पहला विदेशी आक्रमण था हिंद यूनानियों का।
जिन्हें इंडो ग्रीक भी कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? इंडो ग्रीक। और इसकी दो शाखाएं थी या इसके दो संस्थापक थे, जिसमें पहली शाखा का संस्थापक डेमेट्रियस प्रथम को कहा जाता है व दूसरी शाखा का संस्थापक कहा जाता है यूक्रेटाइड्स प्रथम को। और डेमेट्रियस शाखा और यूक्रेटाइड शाखा में दोनों विभाजित थे दोस्तों। अगर दूसरा देखा जाए दोस्तों तो ये है हमारा शकों का आक्रमण। तीसरा अगर देखें तो ये है पहलव या पार्थियाई आक्रमण। और चौथा है हमारा कुषाणों का आक्रमण, जिसका प्रमुख शासक था हमारा कनिष्क दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मौर्योत्तर काल की जानकारी हमें दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें पहला स्रोत है हमारा साहित्यिक स्रोत, अर्थात जो राइटर्स थे या जो लेखक थे इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें व विदेशी लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। दूसरे हैं हमारे पुरातात्विक अभिलेख, जो कि हमें कहीं ना कहीं पर प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो लिख सकते हैं जानकारी के स्रोत। और स्रोतों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। अगर साहित्यिक स्रोत को देखा जाए तो पुष्पमित्र शुंग जो थे, इनके राज पुरोहित कौन थे? पतंजलि। और पतंजलि ने पुस्तक लिखी महाभाष्य, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका है दोस्तों। तो लिख लेंगे यहाँ पर नंबर 1 पतंजलि, और इनकी पुस्तक का नाम है महाभाष्य दोस्तों। यहाँ पर नीचे पॉइंट करके लिख लेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका। ठीक है दोस्तों। अगर नंबर 2 देखा जाए तो ये है हमारी कालिदास, ये है हमारे कालिदास। और कालिदास की अगर पुस्तक देखी जाए तो नाम है माल विकाग्नि मित्र। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र नामक पुस्तक में शुंग वंश के शासक अग्निमित्र व मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है दोस्तों। अगर तीसरी पुस्तक देखी जाए तो ये है बाणभट्ट की हर्ष चरित्र। बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में बाणभट्ट लिखते हैं कि पुष्पमित्र शुंग ने अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? बाणभट्ट की हर्ष चरित्र से भी प्राप्त होती है। अगर चौथा देखा जाए दोस्तों तो ये है गार्गी संहिता। और गार्गी संहिता अगर देखें तो ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? कात्यायन। कौन है? कात्यायन। अगर पांचवा देखा जाए दोस्तों तो इस पुस्तक का नाम है दिव्या बदान और ये श्रीलंकाई ग्रंथ है दोस्तों। कैसा ग्रंथ है? श्रीलंकाई ग्रंथ है। अगर छठी पुस्तक को देखा जाए तो दोस्तों ये पुस्तक जो है ये आंध्र सातवाहन साम्राज्य के शासक हाल द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है गाथा सप्तसती। तो छठी पुस्तक का नाम है गाथा सप्तसती। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो मनु स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे पहली स्मृति है और सबसे प्राचीन भी है दोस्तों, जिसकी रचना सुमति भार्गव ने किया है दोस्तों। और इसी में कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को शस्त्र धारण कर लेने चाहिए। कहीं ना कहीं प्रारंभिक या पुराने इतिहासकारों का मानना है कि उसी पुस्तक से प्रभावित होकर के पुष्पमित्र सिंह एक कट्टर ब्राह्मण बना और इसने मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी। तो लिख लेंगे यहां पर सुमति भार्गव और पुस्तक का नाम है मनु
स्मृति। अगर आठवां देखा जाए दोस्तों तो ये है आपकी प्लिनी, जो विदेशी राइटर है, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। लिख लेंगे प्लिनी, और पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इसके अतिरिक्त दोस्तों नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हो, नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हो। इस पुस्तक में दोस्तों हिंद यूनान के शासक मिनांडर या मिलिंद का वर्णन किया गया है कि जब मिलिंद भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आता है और वो मिलता है बौद्ध धर्म के गुरु नागसेन से, तो नागसेन से प्रभावित होकर के मिलिंद जो है वो किस धर्म को ग्रहण कर लेता है दोस्तों? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। और यह पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई है। तो नवा है दोस्तों आपकी नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों तो ये है आपके तिब्बती लेखक तारानाथ। ये है हमारे तिब्बती लेखक तारानाथ। और अगर लास्ट देखा जाए दोस्तों तो ये जो पुस्तक है इसके राइटर के बारे में जानकारी नहीं है और इसे कहा जाता है अज्ञात लेखक की पुस्तक, और इसका नाम है पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी। क्या नाम है पुस्तक का? पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी। लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर साहित्यिक स्रोतों को देखें तो इसमें पहली है हमारी पतंजलि की महाभाष्य, कालिदास की मालिकाग्निमित्रम, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, गार्गी संहिता, कात्यायन की दिव्यावदान, श्रीलंकाई ग्रंथ, हाल की गाथा सप्तशती, सुमति भार्गव की मनुस्मृति, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, नागसेन के मिलिंद पन्हो, तिब्बती लेखक तारानाथ व पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी, जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है और इसे कहा जाता है अज्ञात लेखक की पुस्तक। अगर पुरातात्विक स्रोतों को देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोतों में पहला है हमारा, मैंने यहाँ दोस्तों आपको दिखाया कि यहाँ पे आक्रमण किसका हुआ था? शकों का। तो शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पुरातात्विक अभिलेख है, जिससे मौर्योत्तर काल की जानकारी प्राप्त होती है। लिख लेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो ये है हमारा अयोध्या अभिलेख, और अयोध्या अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्पमित्र शुंग ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। तो लिख लेंगे अयोध्या अभिलेख। अगर तीसरा देखा जाए दोस्तों तो ये है हमारा चेदी वंश से संबंधित है, और चेदी वंश के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो नंबर 3 लिखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। चौथा अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा सातवाहन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है और इसका नाम है नासिक प्रशस्ति। चौथा है हमारा नासिक प्रशस्ति। पांचवा दोस्तों हमारा इसका नाम है कन्हेरी अभिलेख, और ये भी हमारा सातवाहन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। लिख लेंगे कन्हेरी अभिलेख। अगर छठा देखा जाए दोस्तों तो ये है हमारा अमरावती अभिलेख। अमरावती दोस्तों ये सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी। लिख लेंगे अमरावती अभिलेख।
और लास्ट है दोस्तों हमारा बेसनगर या विदिशा का अभिलेख, जिसे हेलियोडोरस ने लगवाया था। लिख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे स्रोत। स्रोतों में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो जो वंश थे जिन्होंने शासन किया या विदेशी जो वंश थे, इनके द्वारा जो हमारे अभिलेख थे, ये हमारे दोस्तों क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर दोस्तों हम लोग देखें तो इलाहाबाद में रेह नामक स्थान से, इलाहाबाद में रेह नामक स्थान से मिनांडर का अभिलेख मिला है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेह अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे मौर्योत्तर काल के स्रोत। अब हम लोग आते हैं दोस्तों किसमें? शुंग वंश में। तो सेंट्रल हेडिंग डालते हैं बड़ी सी, शुंग वंश। और देखा जाए शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पमित्र शुंग। इसके बाद में कौन आया? अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद में अगर देखा जाए चौथा महत्वपूर्ण शासक ये था वसुमित्र। वसुमित्र के बाद देखा जाए तो नवा शासक जिसका नाम था भागभद्र या भागवत, और इसी के दरबार में हेलियोडोरस नामक राजदूत आया था। और अंतिम शासक देवभूति, जिसकी हत्या कर दी जाती है वासुदेव कर्ण द्वारा, और नवीन वंश का उदय होता है जिसका नाम था कर्ण वंश। दोस्तों तो हेडिंग डालते हैं क्या? शुंग वंश। अगर दोस्तों शुंग वंश के टाइम पीरियड को देखा जाए तो ये साम्राज्य लगभग 112 वर्षों तक स्थापित रहा, और शुंगों ने भारत के मध्यवर्ती भाग में क्या किया? शासन किया। तो अगर इसका टाइम पीरियड देखें दोस्तों तो 185 BC से 73 BC तक। संस्थापक कौन है? पुष्पमित्र शुंग। लिख लेंगे। संस्थापक पुष्प मित्र शुंग। ठीक है दोस्तों, और अगर देखा जाए तो लिख लेंगे यहां पर बृहदत्त का सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखें तो लिख लेंगे यहां पर नोट करके अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो पुराणों ने, पाणिनि ने व तिब्बती लेखक तारानाथ ने इसे क्या बताया है? ब्राह्मण बताया है, व इसके गोत्र को भारद्वाज बताया है। लिख लेंगे धर्म ब्राह्मण। किसके अनुसार? पाणिनि कॉमा तारानाथ व पुराण। और अगर इसका गोत्र देखा जाए दोस्तों तो ये है भारद्वाज। कौन सा गोत्र है दोस्तों? भारद्वाज गोत्र का है। जो शुंग थे दोस्तों ये मूलतः उज्जैन के निवासी थे, और इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में लगे हुए थे। लिख लेते हैं शुंग मूलतः उज्जैन के निवासी तथा
इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में लगे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? विदिशा में स्थापित किया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। लिख लेंगे राजधानी विदिशा, और इसे ही दोस्तों बेसनगर भी कहा जाता है। विदिशा इसका आधुनिक नाम है, जबकि प्राचीन नाम इसका क्या था? बेसनगर था। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो पुष्यमित्र शुंग ने कभी भी राजा की उपाधि धारण नहीं की, इसने सेनानी या सेनापति की उपाधि धारण की। लिख लेंगे उपाधि सेनानी या सेनापति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखें तो इनके राजपुरोहित कौन थे? तो ये थे दोस्तों हमारे पतंजलि, जिन्हें योग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। योग का प्रवर्तक भी कहा जाता है, तथा इन्होंने पुस्तक लिखी है महाभाष्य, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है और उसकी टीका है दोस्तों। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है दोस्तों कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्ति की हत्या क्यों की? तो अगर अंतिम हत्या के कारण या बृहदत्ति की हत्या के कारण को देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग एक कट्टरवादी ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टरवादी ब्राह्मण था और मौर्य सम्राटों खास करके अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बेहद पैमाने पर किया गया और भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भिक्षुओं को या धर्म महामात्रों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त अशोक ने पशु बलि हत्या पर रोक लगा दी। अशोक ने पशु बलि हत्या पर रोक लगा दी और ब्राह्मण जो थे धर्म यज्ञों से या अनुष्ठानों से जुड़े थे और उन अनुष्ठानों में पशु बलि का प्रावधान था। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म को अधिक महत्व देना ये प्रमुख कारण हो सकता है। अगर दूसरा कारण देखा जाए तो दूसरा कारण ये है कि जब अंतिम मौर्य सम्राट भारत पर शासन कर रहे थे तो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर हिंद यवनों का आक्रमण हो जाता है और जो पुष्यमित्र शुंग था वो इसी का फायदा उठाना चाहता था और उसको लगा कि यहीं पर अब साम्राज्य को अपने हाथों में लिया जा सकता है। नंबर 3 कारण अगर देखा जाए तो ये है मनुस्मृति, जिसमें कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को शस्त्र धारण कर लेने चाहिए। और चौथा कारण हो सकता है कि जो अंतिम मौर्य सम्राट थे ये पूरी तरीके से शक्तिशाली नहीं थे या कैसे थे, निर्बल टाइप के थे। तो ये प्रमुख कारण हो सकते हैं जिस कारण पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, बृहदत्ति की हत्या कर दी। तो दोस्तों लिख लेंगे हत्या का कारण या हत्या क्यों। तो यहाँ पे अगर दोस्तों इसका उत्तर देखा जाए तो लिखेंगे मौर्य सम्राटों द्वारा बौद्ध धर्म को अधिक महत्व देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग एक कट्टरवादी ब्राह्मण था। नंबर 3 अगर देखा जाए तो पश्चिमोत्तर सीमा पर विदेशी आक्रमण
चौथा कारण देखा जाए तो परवर्ती मौर्य सम्राट अयोग्य। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण था वो लिख लेंगे, मनुस्मृति। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को शस्त्र धारण करने की अनुमति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो पुष्पमित्र शुंग ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञों का क्या कराया, आयोजन करवाया, जिसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि। और पुष्पमित्र शुंग ने बताया इस समय यहाँ का जो गवर्नर था वो कौन था, धनदेव था। तो लिख लेंगे अयोध्या अभिलेख। राज्यपाल धनदेव, ये दोस्तों अयोध्या का राज्यपाल था। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाएगा, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और इन अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे, तो ये थे हमारे पतंजलि। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुष्पमित्र शुंग ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया तो इस अश्वमेध यज्ञ में इसने घोड़े को छोड़ा। और इसमें एक कथा है कि अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ करने के पश्चात एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वह घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में घूमता है वह क्षेत्र सब शासक के अधीन आ जाते हैं। जिस शासक को उस अश्वमेध यज्ञ के छोड़े गए अश्व को पकड़ लेता है वो उस शासक के साथ में युद्ध करता है और युद्ध में जो विजयी होता है उसका साम्राज्य स्थापित हो जाता है दोस्तों। तो हिंद यवनों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था, जिस कारण पुष्पमित्र शुंग का हिंद यवनों से युद्ध होता है और अपने पोते वसुमित्र की सहायता से पुष्पमित्र शुंग हिंद यवनों को हरा देता है दोस्तों। तो लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो पुष्पमित्र शुंग ने हिंद यवनों को या हिंद यूनानियों को पराजित किया। और इसमें पराजित किसको किया था, मिनांडर को दोस्तों। तो लिख लेंगे ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो पुष्पमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया दोस्तों। लिख लेंगे अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों को नष्ट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो पुष्पमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तो नष्ट कर दिया, लेकिन 2 स्तूपों का निर्माण भी कराया, जिसमें पहला है भरहूत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, और दूसरा है सांची का स्तूप जिसमें पुष्पमित्र शुंग ने वेदिका का निर्माण करवाया। लिख लेंगे भरहूत स्तूप का निर्माण, और ये आपका स्थित है सतना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें लिख लेंगे दोस्तों यहीं पर नंबर 2
सांची के स्तूप में वेदिका का निर्माण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो लकड़ी की रेलिंग के स्थान पर स्तूपों के चारों ओर पत्थर की रेलिंग लगवाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो पुष्पमित्र शुंग ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 36 वर्षों तक शासन किया दोस्तों, लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, पुष्पमित्र शुंग की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठता है इसका बेटा अग्निमित्र। तो नेक्स्ट शासक का नाम है अग्निमित्र। देखा जाए तो पिता के समय विदिशा का उपराजा। नेक्स्ट उपाधि राजा की। किसकी उपाधि धारण की? राजा की उपाधि। नेक्स्ट देखा जाए कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्र का नायक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखें तो इस वंश का जो चौथा शासक था उसका नाम था वसुमित्र। लिख लेंगे वसुमित्र। शुंग वंश का चौथा शासक। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों तो कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्र के अनुसार इसी के शासनकाल में शुंग सेना ने हिंद यवनों को पराजित किया। लिख लेंगे शुंग सेना ने हिंद यवनों को पराजित किया। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो इस वंश का जो नवां शासक था इसका नाम था भागभद्र या भागवत। लिख लेंगे नवां शासक। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो हिंद यवन की जो दूसरी शाखा थी यूक्रेटाइट्स शाखा, इस शाखा का प्रमुख हुआ और सबसे प्रतापी शाखा हुआ एंटियाल क्रीडस। एंटियाल क्रीडस ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। लिख लेंगे राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। और अगर ये राजदूत देखें किसका था तो लिख लेंगे
हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक एंटियाल क्रीडस का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो अंतिम शासक तो इसका नाम था देवभूति। ठीक है, लिख लेंगे नोट। हत्या अमात्य वासुदेव कर्ण द्वारा, और इसी के साथ में एक नवीन वंश की नींव पड़ती है जिसका नाम था कर्ण वंश। तो हेडिंग डालते हैं कर्ण वंश। संस्थापक देखा जाए तो ये है आपका वासुदेव कर्ण। अगर अंतिम शासक देखा जाए तो दोस्तों इसका नाम है सुशर्मा, और अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है सिमुक के द्वारा, और आंध्र सातवाहन साम्राज्य की नींव पड़ती है। लिख लेंगे नोट। हत्या सिमुक द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा शुंग वंश व कर्ण वंश का चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेदी वंश, वाकाटक वंश व सातवाहन साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक इसे शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।